नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना एजेंडा बताने पहुंच रहे हैं एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में नेताजी में आज सवालों के जवाब देंगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता हैं। त्यागी हैं तो शरद यादव के करीबी, लेकिन दिल्ली में उन्हें नीतीश की आवाज समझा जाता है। 1989 में पहली बार हापुड़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे केसी त्यागी अभी राज्यसभा के सांसद हैं। आज हम उनसे अपने कार्यक्रम में पूछेंगे कि आप बीजेपी से नाता तोड़कर कहीं पछता तो नहीं रहे हैं? आपकी पार्टी में लोग चुनाव लड़ने से डरते क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी पीएम नहीं बन पाए तो क्या एनडीए में वापसी का रास्ता खुला हुआ है? तो इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में। केसी त्यागी जी, सबसे बड़ा सवाल जो जेडीयू को लेकर उठ रहा है वो ये कि क्या बीजेपी से नाता तोड़कर जेडीयू पछता रही है? नहीं, वो एक राजनीतिक फैसला था और जिन परिस्थितियों में वो फैसला लिया गया था वो परिस्थितियां इस तरह की बन गई थी कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व के साथ काम करना असंभव हो गया था। अटल अडवाणी जी के साथ जो पार्टी का कुछ सिद्धांत नीति कार्यक्रमों को लेकर के गठबंधन था, तो नया नेतृत्व उसके विरुद्ध आचरण करने में लगा हुआ था और वो पार्टी के जो मूल नीति है। नेतृत्व से कहा, आपको तो एक व्यक्ति से परेशानी थी, नरेंद्र मोदी से परेशानी थी। वो तो तब तक आए भी नहीं थे, मतलब उनका अनाउंसमेंट हुआ और आप अलग हो गए। नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी एक विचारधारा है। और जिस समय उनकी ताजपोशी हुई थी गोवा के अंदर, उसी वक्त पार्टी के जनसंघ के संस्थापक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी इस्तीफा हुआ था और अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि ये खुदगर्जों का एक गैंग है, इसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नानाजी देशमुख के विचारों से कोई वास्ता नहीं है। तो जब पार्टी का जो संस्थापक है, आइडियोलॉग है। लेकिन पछतावे की बात तो अब इसलिए उठ रही है क्योंकि ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। जब आप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे उस तरह की स्थिति आपकी नहीं है, तो वो पछतावा अब हो रहा है कि बीजेपी बेहतर स्थिति में शायद पहुंच रही है, जो ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं अभी तक जो तस्वीर दिख रही है। पोल के जो नतीजे हैं उनसे सहमत नहीं है। जब पार्टी के उम्मीदवार भी तय नहीं हुए थे, मतों का उस तरह का ध्रुवीकरण भी जाति समूहों में और सामाजिक समीकरणों में तय नहीं हुआ था। ये 6 महीने से लगातार पोल सर्वे आ रहे हैं और अभी आखिरी सर्वे आना बाकी है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी 272 प्लस अकेले आ जाएंगे। तो मैं उसका भी इंतजार कर रहा हूँ। आपकी पार्टी में लेकिन नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी, आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक आरजेडी के और कई दूसरी पार्टी के नेता टिकट पाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका ये, फिर मैं इससे सहमत नहीं कि एनके सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, वो चले गए। एनके सिंह जी ने जिंदगी में कोई चुनाव लड़ाई नहीं है, आपकी जानकारी। शिवानंद तिवारी को कहा गया, वो नाराज हो गए। शिवानंद तिवारी जी भी सीधे चुनाव में कभी जीते नहीं है, वो राज्यसभा में रहे हैं। मतलब अब उनसे कहा जा रहा था ना चुनाव लड़े, मैदान में आए। नहीं, उनका अपना अपना आंकलन है, लेकिन यहाँ कोई उम्मीदवारों की कोई कमी है ऐसा करके मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन साबिर अली कैसे नमो नमो करने लगे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया? आजकल ये भी एक चलन हुआ है। एमजे अकबर साहब के साथ में अयोध्या गया था, जब वहाँ की दीवार टूटी थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके सारे वक्तव्यों की कॉपी मैं निकाल रहा हूँ। क्योंकि पत्रकार मित्र जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होती है, तो मैं उनके सारे निकाल रहा हूँ। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद के भी मैं निकाल रहा हूँ उनके, और ये सारे निकाल रहा हूँ। साबिर अली की बात कर रही हूँ मैं। साबिर अली जी हमारी पार्टी के मूल वर्कर नहीं है, वो एलजेपी से हमारे यहाँ आए थे। और लेकिन इतने समय से तो आपकी पार्टी में थे, आपकी पार्टी का पक्ष रखते थे हर जगह, वो आपकी पार्टी में ही थे। हाँ, पार्टी का पक्ष इतनी मजबूती से रखते थे कि उन्होंने हत्यारा और कातिल और जालिम भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी को। अब भाजपा की त्रासदी ये हो गई है कि जो उसके मूल पार्टी के लोग हैं, श्री जसवंत सिंह हों, आडवाणी जी हों, कलराज मिश्रा जी हों, टंडन जी हों, तो अब वो नमो नमो क्यों करने लगे? जेडीयू से क्यों मोह भंग हो गया? उन्होंने जो असली लोग हैं उन्होंने नमो नमो बंद कर दिया, इसलिए नए लोग आ गए हैं जो नमो नमो करने के लिए। श्री एमजे अकबर हैं, श्री साबिर अली हैं, ठीक,
श्री जगदम्बिका पाल हैं ठीक, और कई लोग हैं। विजय विद्रोही यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। त्यागी जी, जब जब चुनाव की बात आती है तब तक तीसरे मोर्चे, संयुक्त मोर्चे की बात उठती है। इस बार फिर उठ रही है और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब कह रहे हैं कि ये बीरबल की खिचड़ी है, ये पकने वाली नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार खिचड़ी पकेगी, और पकी तो क्या नीतीश कुमार के को थाली उनके सामने सबसे पहले यानी प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाएगा? ये विद्रोही जी, ये ऐसी खिचड़ी है कि जो कई लोगों को कवच पैदा करती है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और जो भाजपा के हमारे मित्र हैं। ये 30 अक्टूबर 2013 को हमने सम्मेलन किया था, तब इसका मकसद चुनाव नहीं था। देश के अंदर जो सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं वो कम होने चाहिए और उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जाना चाहिए। ऐसा करके हम लोगों ने 14 पार्टी का मोर्चा बनाया था और उसमें चुनाव होगा ये तय नहीं था। ले दूसरी बार जब सम्मेलन किया तो उसमें से 2 भाग गए, 2 आए नहीं। वो उनके संसद में प्रतिनिधि नहीं थे। जैसे अंबेडकर की पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है, जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब थी उसका प्रतिनिधि नहीं है। ऐसी 3 पार्टियां ऐसी थी जिनके पार्लियामेंट में प्रतिनिधि नहीं थे। की पार्टी थी वो, उनके लोग शामिल नहीं हुए। नवीन पटनायक की पार्टी के लोग थे, वो दूसरी बार शामिल नहीं हुए थे। नवीन पटनायक जी के पार्टी के साथी 2 बार शामिल हुए और 1 बार शामिल नहीं हुए थे। इनकी बात तो आपकी बात तो ऐसी भी है कि जैसे बीजेपी कहता है कि चुनाव के बाद कुछ नंबर मिलेंगे, 200 से ऊपर जाएंगे तो लोग मिल ही जाएंगे। तो आप भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में जब नतीजा आएगा, कश्मीर से आप ही ने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो भी रीजनल पार्टी है वो इकट्ठी हो जाएगी और सरकार बनाएगी। देखिए, पिछले दिनों जो 4 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का बुरी तरह से सफाया हुआ, लेकिन एक नूतन प्रयोग दिल्ली के मतदाताओं ने किया कि जहां कांग्रेस और भाजपा का विकल्प उनको उपलब्ध है, हालांकि वो बहुत जी आप खुली तरीके से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते रहे हैं। नहीं, मैं उस विकल्प का समर्थन करता हूं और जो परंपरागत राजनीतिक दलों की कार्यशैली है शायद उससे उभकर के मतदाताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी। तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं केजरीवाल? नहीं, वो अपना अलग रखना चाहते हैं। और दूसरा, तीसरे मोर्चे की बात हो चुकी है, बात हुई है उनसे क्या? नहीं, हमारा संवाद रहता है और हम निजी तौर पर उनकी अराजक कार्य से जब ये बात कर रहे हैं आप कि हो सकता है या वो अलग रहना चाह रहे हैं, लेकिन जिन जिन पार्टियों का आप जिक्र कर चुके हैं और तीसरे मोर्चे में आ सकती है, वैसी पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप ममता को ले लीजिए, आप भाजपा के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं उनसे ज़्यादा अनुभवी मुलायम सिंह जी हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी सुश्री। कैसे करेंगे जब इतनी सारी बहुत सारे अनुभवी हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे उनके में बीच में फर्क ये है कि हम उनका कंपलसरी VCR नहीं करा रहे हैं जो आजकल उनका भाजपा के अंदर हो रहा है, रिटायरमेंट जो हो रहा है। की बात हुई, लेकिन असली जवाब दीजिए आप कि इतने सारे उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के, आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ऐसा है कि ये सवाल हमारे बीच में मतभेद पैदा करने के लिए भी कई बार उठाया जाता है। हमारा प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है और नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे संगठन के नहीं हैं। विचार हमारे जो संगठन का है वो अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। संगीता भी सवाल पूछना चाहती है। त्यागी जी, जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विरोध की आवाज़ बुलंद करी थी कुछ महीनों पहले, तो ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार सबसे बुलंद आवाज़ बन के खड़े होंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि देश तो छोड़िए, बिहार के अंदर ही वो आवाज़ धीमी लग रही है, धीमी पड़ रही है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार ने विरोध का झंडा बुलंद किया वो उन्हीं को उल्टा पड़ गया और भाजपा वहाँ गेन कर रही है। तो कहाँ पे कमी कहाँ पे रह गई जेडीयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से? देखिए, एक तो भाजपा के बारे में जो आंकलन है इसका सही नतीजा तो चुनाव के बाद ही आएगा। दूसरी पार्टियों जेडीयू के बारे में आकलन की मैं बात कर रही हूँ कि वो कमजोर पड़ रही है, उसको सीटें कम आ रही हैं। आकलन भी काफी मेरे पत्रकार मित्रों को और जो अपना चुनाव विशेषज्ञ उनको निराश करेगा। नहीं तो आपको क्या उम्मीद है कि कितना आएगा? क्या इतनी सीटें आएंगी कि नीतीश कुमार की जो दावेदारी है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी आप लोग रख सके मजबूती से? मेरा एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा मानना है कि जंगल राज से निकल करके बिहार को एक नूतन और अच्छा राज्य बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। 100% सफलता हमें मिली हो ऐसा करके हम नहीं मानते हैं,
लेकिन सड़कों से लेकर के लॉ एंड त्यागी ऑर्डर जी, से बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे सफलता मिली है, लेकिन क्या कहीं पर केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार अपनी जो दखल है या धमक बनाने में कहीं पर पीछे रह गए, इसलिए बिहार की जनता उनको लोकसभा के चुनाव में नहीं विकल्प के तौर पे देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अवसरवादिता की वजह से ये सब हुआ, वरना विशेष राज्य के दर्जे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। लेकिन श्री राहुल गांधी जी को अच्छी छवि के नीतीश कुमार पसंद नहीं थे और उनको शायद लालू प्रसाद जी की तलाश थी, चूंकि टेंटेड पेंटेड गठबंधन में जरा उनको ज़्यादा आसानी हो रही थी। आपके उस गठबंधन की तरफ भी इशारा करें जिसकी कोशिश की जा रही थी जेडीयू और कांग्रेस के, वो नहीं हो पाया? नहीं, वो गठबंधन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं था। कोशिश की गई, हुआ नहीं। खाली एक बयान श्री नीतीश कुमार का था कि हमको जो विशेष राज्य का दर्जा देंगे उनसे हम सहयोग करेंगे, लेकिन वो दिन भी आया नहीं। ठीक है, प्रदीप जी, संगीता एक सवाल। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तब क्या कांग्रेस के साथ? नहीं, ये हम पहला और अंतिम प्रयास गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों को मिलाने का करेंगे, और इसके अलावा पहला और आखिरी। अच्छा, आखिरी। और हमारे दिमाग में अभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। प्रदीप जी, सवाल। त्यागी जी, जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, तो सबसे बड़ा तर्क था कि एनडीए टूट जाएगा, कम्युनल पोलराइजेशन होगा, बीजेपी के साथ और कोई पार्टी नहीं आएगी। आज स्थिति ये है कि 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और आप उनके साथ थे, उससे ज़्यादा दल आज बीजेपी के साथ हैं मोदी के नेतृत्व में। तो आपको लगता है कि कहीं आपकी ओर से मिसकैलकुलेशन हो गया? नहीं, ऐसा है कि तब कांग्रेस पार्टी इतनी रुग्ण अवस्था में नहीं थी जितनी आज है। और अब जो गठबंधन में मित्र आए हैं, 5 पार्टी तो उनकी तमिलनाडु से ही हैं, जिनकी संख्या बताने में शायद आपको भी दिक्कत। आपके पुराने साथी रामविलास पासवान जी के अलावा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आना उनका चाहते हैं। समझौता अभी नहीं हुआ है। हुआ नहीं, लेकिन बातचीत चल रही है। हमारा समझौता सुन लीजिए ना, उसमें ममता जी की पार्टी थी, नवीन जी की पार्टी थी, हमारी पार्टी थी। वो तो आपका बनने से पहले टूट गया। नहीं, मैं पिछले उसकी बात कर रहा हूँ, गठबंधन की, जो हमारा 2009 में ममता साथ नहीं थी आपके, बाद में साथ आए। पटनायक भी नहीं थे साथ में। नहीं, नवीन पटनायक थे, समर्थन था उनका। नहीं, वो तो 2004 तक था। हाँ, एनडीए की बात में पुरानी। हाँ, हम 2009 की बात कर रहे हैं। हम तुलना कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था और अभी जब नरेंद्र मोदी को बनाया गया। दोनों स्थितियों में एनडीए तब से अब में बढ़ा है। नहीं, मैं ऐसा और नहीं मानता। ऐसे लोग साथ आए हैं जिनको सेकुलर माना जाता है। तो ऐसा क्या है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनमें नरेंद्र मोदी में वो कमी दिखाई नहीं दे रही जो आपको दिखाई दी? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोगों का गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, तो कुछ इकरारनामे भी हमने तय किए थे कि जो विवादित मुद्दे हैं उसका जिक्र ये पार्टी नहीं करेगी। तो पिछले 15 सालों में हमने नारा नहीं सुना कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अमित शाह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी होकर अयोध्या गए, उधमपुर में जाकर कहा कि धारा 370 क्यों कर रहे हैं। अब रामविलास जी चुप हैं, तो ये गलती तो हमारी नहीं, तो रामविलास जी की हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये श्री वही रामविलास पासवान जी हैं, जब परवेज मुशर्रफ से पाकिस्तान की एक यात्रा के दौरान इनका परिचय कराया जा रहा था, तो उनका हम वही रामविलास पासवान हैं जो 2002 के गुजरात कांड के बाद हमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो कोई आदमी अपनी वाणी के साथ ऐसा कर सकता है, उसकी हमें कल्पना नहीं है। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने एक मौका प्रधानमंत्री बनने का एनडीए के सहयोग से छोड़ दिया? अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं बनती है, तो अगर आप साथ होते तो सबसे बड़े कंटेंडर नीतीश कुमार होते। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि हम छोटी पार्टी के नेता हैं और पिछड़े गरीब राज्य के हैं, और हमारी पार्टी के पास धन दौलत से मदद करने वालों की संख्या भी कम है। हालांकि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। ठीक है, अशोक वानखेड़े जी सवाल लेंगे। सर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के साथ एक ही बात हुई थी, वो जो विशेष दर्जा देने की, और नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि जो भी हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उनके साथ रहेंगे। दूसरी ओर मोदी ने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। यदि कल मोदी सत्ता में आने की स्थिति में होता है और विशेष राज्य देने की बात वो कमिट करते हैं आपको, तो क्या उस स्थिति में नीतीश कुमार मोदी जी का समर्थन करेंगे? ऐसे बुरे सपने देखते हुए मुझे डर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी
देश के प्रधानमंत्री बन जाएं और उनसे कोई राहत हमें लेनी लगे, उसकी कल्पना भी मैं नहीं करता हूँ अभी। नहीं, सवाल कल्पना का नहीं, जब राजनीति में है, लेकिन ये तो बिहार की जनता के लिए होगा। एक भाजपा के एक नेता है, जिसी भाजपा के साथ आप एनडीए में मंत्री भी रहे हैं, यानी आप सत्ता में ये रहे हैं। रही बात, आप दूसरी बात अभी कह रहे थे कि हम छोटे दल के लोग हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री मटेरियल होने के बाद नहीं बन सकते। जब देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कोई बहुत बड़े दल के नेता नहीं थे, वो भी छोटे ही दल के नेता थे, उनका नंबर भी बहुत कम था। इस देश ने वो भी समय देखा है कि चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास नंबर नहीं था। ये तो एक गठबंधन होता है, तो उस गठबंधन की स्थिति में क्या नीतीश कुमार एक सशक्त दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के? नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। ठीक है, अरविंद मोहन जी। हम सब लोग मोदी को तानाशाह और जाने क्या क्या कहते सुनते हैं, कहते भी हैं कि सब फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। बीजेपी में इसके बाद भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो कई फैसले बदल रहा है। आपकी पार्टी में न पार्लियामेंट्री बोर्ड है, न कोई चुनाव कमेटी है। नीतीश जी रास्ता चलते कैंडिडेट बता देते हैं, और ये 10 साल शासन के बाद का हाल है कि एक प्रदेश में आप 10 साल से शासन कर रहे हैं, तब भी संगठन आपकी प्रायोरिटी में या आपके नेता की प्रायोरिटी में इतना नीचे क्यों है? और क्या ये जो बदहाली है कि 10-10, 12-12 एमपी आपके नाराज आपसे बैठे रहे, आप तो प्रायोरिटी में नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी को अपमानित करना, उनको बाहर करना, एनके सिंह को, उनकी प्रायोरिटी बीजेपी को हराने की है या अपनी दुश्मनी सधाने की है? और इस तरह से पार्टी चला के वो क्या नरेंद्र मोदी या कांग्रेस का मुकाबला कर सके? एक तो आपकी जो पहली बात है, सुषमा जी ने खुद ही मना किया है कि श्री जसवंत सिंह जी का टिकट, श्री राजनाथ जी का टिकट, श्री मुरली मनोहर जोशी का टिकट और श्री सूर्य प्रताप शाही का टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस हुआ था। और जिस तरह का लोकतंत्र अब वहाँ पर हो गया है, वो लोकतंत्र मुझको 1971 की श्रीमती इंदिरा गांधी के दिनों की याद दिलाता है, जब इंदिरा गांधी ही देश हो गई थी, इंदिरा गांधी ही पार्टी हो गई थी, इंदिरा गांधी ही संविधान हो गया था। तो लगभग कमोबेश वैसी स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं उसमें आंतरिक लोकतंत्र है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक बिहार के संदर्भ में आपने बात की है, 4 हमारी पार्टी के एमपीज़ ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था। हमने उनको नोटिस दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने 4 एमपीज़ को सस्पेंड किया। तो वो जो बाद में किस दल में चले जाते हैं चुनाव के वक्त, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। जहाँ तक शिवानंद जी की बात है, उन्होंने राजगीर के सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की थी वो असहज थी पूरी पार्टी के लिए। हम ऐसा कर, पार्टी फोरम पे भी कोई बात नहीं करेगा, जनसभा में नहीं होती है बात। तो वो पार्टी फोरम था मेरे ख्याल, पार्टी फोरम नहीं था वो, राजगीर में आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक थी जी। तो अगर उस फोरम पे कोई आपकी पार्टी का आदमी अपनी बात नहीं रखेगा, वो जनसभा तो वो ऐसा है कि प्रेस तक के लिए खुला हुआ पार्टी का अधिवेशन, अगर आपको याद हो, आखिरी दिन का था। और हम ऐसा करके मानते हैं कि 2002 के दंगों के बाद उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी श्री मोदी को राजधर्म ना निभाने का दोषी माना था। और आज जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, उनका राज्यसभा में भाषण है दिया हुआ कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 24 घंटे में दंगा समाप्त हो सकता है, जैसे मैंने कानपुर में करके दिखाया था। तो हम मानते हैं कि उन दंगों में उनकी भूमिका ठीक नहीं थी, उनकी प्रशंसा करना। अच्छा सवाल और मेरा ये है कि आप सब लोग थर्ड फ्रंट बनाने के मुहिम में लगे रहे, बिहार में आपने सीपीआई छोड़ के बाकी किसी पार्टी को कोई एक जगह नहीं, आप बड़े पार्टनर बिहार में हैं, तो आपको क्या ये पहल करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? और सीपीआई के अलावा और भी बड़े पार्टनर थे थर्ड फ्रंट वाले जिनका बिहार में क्लेम है, जैसे सीपीएम है। हमने अपनी जो परंपरागत जीती हुई सीट थी 2-3 बार की, उसको सीपीआई के लिए छोड़ा। हमने सीपीएम के दर्जनों से आधा दर्जन बार निवेदन किया कि पिछले चुनाव में उनकी जो नतीजा है वो अच्छा नहीं रहा है, लिहाजा विधानसभा में उनके साथियों को हम एडजस्ट करेंगे। परसों भी मेरी प्रकाश करत जी से बातचीत हुई थी कि फिर वो इसके लिए तैयार नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, सीटों की तालमेल ना होना और गठबंधन का चलते रहना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर सीपीएम ने अन्ना द्रमुक के साथ प्रयास ना किया होता तो थर्ड फ्रंट के बारे में जो इस तरह की चीज़ें आई हैं शायद लोगों को देखने के लिए ना मिलती। थर्ड फ्रंट अब भी जस का तस है।
अब सीपीएम की चूंकि तालमेल है या सीपीआई की नहीं हो पाई या अन्ना द्रमुक के साथ, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा मोर्चा समाप्त हो गया है। हमने रामविलास, आज पहली बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं रामविलास जी से मेरी बात हुई, उनके भाई से मेरी बात हुई, और जितनी सीटें और जैसी सीटें उन्होंने चाही थी, इंक्लूडिंग उनके भाई को वहाँ का मंत्री बनाना भी, उनके दूसरे भाई रामचंद्र पासवान को राज्यसभा में भेजना भी, अब उनके सुपुत्र की वहाँ चलती थी, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। कैसे त्यागी जी, लेकिन कोई नए मिजाज की राजनीति है। नाराजगी की बात हो रही थी, तो उस पर साबिर अली को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है? वो अभी भी टिकट तो उनको मिला हुआ है, तो आपने पार्टी से उन्हें निकाल दिया है, वो पार्टी में हैं, क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपसे पहले बताया कि धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, ये पार्टी के हमारे बनाए हुए नहीं, ये जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह, बाद में इन सब लोगों के बनाए हुए सवाल हैं, और उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिस संदर्भ में श्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है जी, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हमने उनको पार्टी से निकाल बाहर किया, उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी। ठीक है, तो वो पार्टी इरफान ने कार्टून बनाया है, ये इरफान बताएंगे कार्टून के बारे में। देखिए, एक मुस्लिम वोट बैंक है, उसके पास में कमान है इसकी, आपके तीर की, और आप ये कह रहे हैं कि ध्यान रहे कि तीर निशाने पर ही लगे। जी, निशाना मतलब बीजेपी के खिलाफ जो है आपका वोट पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखें। नहीं, निशाना हमारा धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जो भी ताकते हैं वो हैं। हम कांग्रेस पार्टी के बारे में भी मानते हैं कि ये जिस तरह से मुस्तैदी के साथ बड़ी पार्टी के रूप में इनको सांप्रदायिकता से लड़ना चाहिए था, उसमें ये असफल रहे, और भारतीय जनता पार्टी तो सिरमौर है सांप्रदायिक शक्तियों की, इसलिए तीर जो है वो सही सही जगह पे सब जगह लगना चाहिए। बहुत धन्यवाद। कैसे त्यागी जी, तो निशाना पर बीजेपी नहीं है? बीजेपी नंबर 1 है। और साथ में कौन है? और साथ में वो हैं जिन्होंने समय समय पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है सांप्रदायिक के साथ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी मानते हैं कि ये सांप्रदायिकता से मुस्तैदी के साथ लड़ने में नाकामयाब रही है। आप कह रहे थे ओपिनियन पोल को आप नहीं मानते, तो जेडीयू की क्या स्थिति रहने वाली है आपके आकलन के मुताबिक बिहार में? हम जीतने थे उससे कम नहीं होंगे, ये यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। कैसे त्यागी जी, चले उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आपके लिए सही हो, आपकी पार्टी के लिए सही हो। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आने के लिए। एक और शख्सियत के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में नेताजी को लेकर आगे।